हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मी। आज बात करूंगी सब चीज़ें जो कि स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ास को डिले कर रही हैं और बहुत सारे कंसर्न्स जो कि डिपेंडेंट्स के आ रहे हैं सामने वीज़ा अप्लाई करने के बाद, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि ये लास्ट टाइम है कि जब स्टूडेंट्स के जो डिपेंडेंट्स हैं उनको वीज़ाज अलाउ हो रहे हैं और वीज़ाज उनके लग रहे हैं, बिकॉज जनवरी 2024 से यूके गवर्नमेंट ने स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर पाबंदी लगा दी है और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं ला पाएंगे। तो बिकॉज इस इनटेक में बहुत ज़्यादा लोड है डिपेंडेंट वीज़ाज का, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं और इश्यूज भी आ रहे हैं उसके अंदर। तो आज मैं सारी इसी से मुतालिक बातें आपको बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि क्या क्या कुछ हो रहा है और क्या चीज़ें नॉर्मल हैं, क्या चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स यूके इमिग्रेशन रूल्स से मुतल्लिक और भी स्टूडेंट लाइफ से मुतल्लिक आप लोगों को मिलती रहें। तो देखें जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं उसमें दो तरीके करते हैं स्टूडेंट्स। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये करते हैं कि या तो वो इकट्ठे वीज़ा फाइल करते हैं या पहले स्टूडेंट का वीज़ा फाइल करते हैं और बाद में डिपेंडेंट्स का वीज़ा फाइल करते हैं। दोनों तरीके सही हैं, कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है। मैंने दोनों दफ़ा जब वीज़ा अप्लाई किया, विद फर्स्ट टाइम विद माय हस्बैंड एंड सेकंड टाइम विद माय हस्बैंड एंड डॉटर, तो दोनों दफ़ा मैंने जो है वो इकट्ठे ही वीज़ा फाइल किया था। बहुत लोगों ने हमें मना किया कि आप ये मत करें, वीज़ा नहीं लगेगा, रिजेक्ट हो जाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दफ़ा वीज़ा लगा और कोई इशू फेस करना नहीं पड़ा। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसे भी आप करना चाहें उससे आपके वीज़ा की प्रोसेसिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगली चीज़ जो हो रही है, अब बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टा पर मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि जो है हमने इकट्ठे वीज़ा फाइल किया, मेन एप्लीकेंट ने और डिपेंडेंट्स ने, लेकिन ये हुआ है कि 15-20 दिनों के अंदर अंदर जो मेन एप्लीकेंट है उसका वीज़ा तो आ गया है, पर जो डिपेंडेंट्स हैं उनका वीज़ा नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करें? तो देखें, इसके पीछे दो लॉजिक हैं जो मुझे समझ आती है, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहली चीज़ इसके अंदर ये है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा लोड है यूकेवीआई के ऊपर टू प्रोसेस स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस और स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस, क्योंकि आपको पता है कि ये आखिरी मौका है और तमाम लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस मौके को अवेल करना चाह रहे हैं कि किसी तरह हम यूके पहुंच जाएं अपने डिपेंडेंट्स के साथ। ठीक है जी, तो इस वजह से अगर फॉर एग्जाम्पल 1,000 लोग एप्लीकेशन देते थे विद डिपेंडेंट्स, तो इस टाइम पर 5,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी हुई है विद डिपेंडेंट। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। ठीक है जी, तो अब उसमें इशू ये आ रहा है कि आपको पता है कि सितंबर इनटेक बिल्कुल अब सर पे आई खड़ी है। ठीक है, सितंबर इनटेक स्टार्ट होने में बिल्कुल कुछ हफ्तों का ही अब गैप रह गया है। तो यूकेवीआई की और यूनिवर्सिटीज़ की पहली प्रायोरिटी ये है कि वो स्टूडेंट्स को थ्रू करें, स्टूडेंट्स के वीज़ाज अप्रूव करें, ताकि स्टूडेंट्स का इनटेक जो है ना वो डिले ना हो। तो आपको बिल्कुल भी इसको जो है ना वो ज़्यादा इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन के मेन एप्लीकेंट का वीज़ा आ गया है और जिनके इनटेक स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, वो लोग अपनी फ्लाइट्स वगैरह ले सकते हैं अगर वो आना चाहें। दैट्स अगेन कम्प्लीटली योर चॉइस, बट ये कि यूकेवीआई का एक माइंडसेट ये हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स को पहले अप्रूव करें ताकि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई जाके शुरू कर सकें, डिपेंडेंट्स कैन ज्वाइन लेटर। उनके वो वीज़ाज प्रोसेस करेंगे, बट उनके वीज़ाज को पीछे छोड़ने का मकसद यही है कि स्टूडेंट का जो लोड है वो कम हो जाए और पीछे पर सिर्फ डिपेंडेंट्स का पूल रह जाएगा, जिसको वो साथ साथ थोड़ा डिले से प्रोसेस करते जाएंगे। अब इसमें ये होता है कि पहले कभी ऐसा इशू नहीं हुआ। पहले हमेशा अगर आपने इकट्ठा वीज़ा फाइल किया होता था तो इकट्ठा ही आउटकम आपको मिलता था एज अ फैमिली। पर अब ये इस इनटेक में ये इशू बहुत बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है कि मेन एप्लीकेंट का वीज़ा आ गया, बाकियों का नहीं आया। तो देखें, अगर मेन एप्लीकेंट को वीज़ा मिल गया है तो बहुत ज़्यादा हद तक चांस होता है कि डिपेंडेंट्स को भी वीज़ा मिल जाता है। रेयरली ऐसा होता है कि डिपेंडेंट का वीज़ा वो रिजेक्ट करें और मेन एप्लीकेंट को वो वीज़ा दे दें। ठीक है, तो मेन एप्लीकेंट को मिला है तो आपको भी मिल जाएगा। आप आराम से जाके अपनी स्टडी शुरू कर सकते हो और डिपेंडेंट्स आपको बाद में ज्वाइन इन कर सकते हैं, अगर ये करना आपके लिए सूटेबल है तो। दूसरी इसमें चीज़ ये होती है कि अब दूसरा जो वजह है वो ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड है और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट्स के एप्लीकेशंस हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है, तो वो वेरीफाई कर रहे हैं। अगर वो पहले सरसरी सा देखते थे तो अब वो इन डिटेल हर एप्लीकेशन को चेक करें
ताकि ये ना हो कि लोग सिर्फ एक्सप्लॉइट करे हों इस सिचुएशन को टू सिर्फ कि सिर्फ हम यूके में एक दफ़ा पहुंच जाएं और उसके बाद यहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। तो इसलिए वो जो यूकेवीआई वाले हैं वो बहुत ज़्यादा चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केसेस, आपको पता है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। केसेस ऐसे भी सामने आते हैं कि जिसमें लोग पेपर मैरिज कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट पे कर लेते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि जी हम डिपेंडेंट हैं और हम इकट्ठे जा रहे हैं। फिर जनाबे आली इसमें ये भी मसला हो जाता है कि आपका स्टडी बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है या आपके डिपेंडेंट का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, जॉब्स वगैरह कोई नहीं है, कुछ इंग्लिश वगैरह का इतना मसला है, तो उनको आपने साथ में अटैच कर लिया है। इसका टाइप के जो लोग होते हैं वो उनको बेसिकली टारगेट कर रहे होते हैं कि देख सकें कि जो डिपेंडेंट्स भी साथ जा रहे हैं वो ओरिजिनल हों, जेन्युइन हों और यूके जाके कुछ ना कुछ कर सकें। अब इसमें जो लोगों को डिले होता है वो इसी वजह से होता है कि वो आपके डिपेंडेंट्स को और आपको चेक कर रहे होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनको ईमेल्स भी आई हैं कि आप अपना रिलेशनशिप प्रूव करें, यानी कि मैरिज आपको अपनी प्रूव करनी पड़ेगी कि आप वाकई में मैरिड हैं। ठीक है, तो इस टाइप की भी डिमांड यूकेवीआई की तरफ से अब आ रही है कि आपको प्रूफ्स देने पड़े हैं टू शो कि आप वाकई लीगली मैरिड हैं फॉर दिस सर्टेन टाइम। अब अगर इसमें इशू ज्यादा किन लोगों के लिए आता है, रिजेक्शन किन के लिए ज्यादा हो सकती है? रिजेक्शन उन लोगों के लिए ज्यादा हो सकती है कि जिनकी शादी सिर्फ महीना पहले हुई है या 2 महीना पहले हुई है या 6 महीने से कम के टाइम में जिनकी शादी हुई है, उनके लिए ज्यादा इशू आ सकता है। बिकॉज यूकेवीआई जब स्टूडेंट वीजा को असेस कर रही होती है, ऑल्दो उन्होंने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई कि आपकी शादी को इतना टाइम हुआ होना चाहिए, बट जनरली वो ये देखते हैं कि आपकी शादी कम से कम भी 1 साल से पुरानी हो, तो वो इतना ज्यादा आपको तंग नहीं करते। अगर आपकी शादी 1 साल से नई है, कुछ महीने हुए हैं या बिल्कुल ही 1-1.5 महीना या उससे कम हुआ है, तो डेफिनेटली वो आपको कहेंगे कि आप अपनी मैरिज प्रूव करें, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, कुछ दिखाएं कि जिससे पता लग सके कि आपकी वाकई जेन्युइनली शादी हुई है। इसमें जो चीजें आप दे सकते हो, ऑब्वियसली मैरिज सर्टिफिकेट तो आप अपना ऑलरेडी देते ही हो, साथ में आप अपनी पिक्चर्स दे सकते हो, शादी की वीडियो दे सकते हो, शादी के बाद अगर आप कहीं इकट्ठे पिक्चर्स वगैरह आपने खींची हैं आप वो दे सकते हो। ठीक है, विच आर जस्ट एथिकल टू शेयर। और साथ में आप आपका एड्रेस प्रूफ, जैसे शादी के बाद लड़कियां जो हैं यूजुअली अपने आईडी कार्ड पे, अपने पासपोर्ट पे अपने हस्बैंड का के घर का एड्रेस देती हैं, और ये जरूर करना चाहिए आपको, इससे आपको आसानी होती है प्रूफ ऑफ एड्रेस देने में। वो आप दिखा सकते हो कि आप इकट्ठे एक ही घर में रह रहे हो। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको, अगर ऐसा कुछ लेटर यूकेवीआई की तरफ से आता है तो आप उसको फिर उसके हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये इश्यूज अब हो रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स को एटलीस्ट हम वीजास पहले दे दें, डिपेंडेंट्स को बाद में प्रोसेस करें, उनको भी मिल जाएगा। बट अगर उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है या अगर आपकी मैरिज बहुत नई है तो उसमें आपके लिए इश्यूज आ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारे लोगों के सवालात को मैंने एक ही दफ़ा आंसर कर दिया है। आई होप कि इससे आप लोगों को आसानी भी होगी, बात समझ भी आएगी, और अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं तो आप और लोगों की मदद कर सकते हैं बाय टेलिंग देम दैट व्हाट हैव यू डन, और आपसे उन्होंने क्या क्या कुछ डिमांड किया था। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। एक और वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगी आपसे। टेक केयर।